संविधान संवाद के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हमारी साथी होस्ट सुरभि कारवा और प्रोफेसर तरनब खेतान। महामारी के इस भीषण त्रासदी के बाद आज हम इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने देखा कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं किस तरह से इस दौर में रही, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, वो किस तरह से जनहित के मुद्दों पे और खासकर जिसे हम कहते हैं कि संवैधानिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रही। आज हम बात करेंगे निर्वाचन व्यवस्था के ऊपर। लोकतंत्र में चुनावों से इतर निर्वाचन व्यवस्था की क्या भूमिका होती है, पॉलिटिकल पार्टीज की क्या भूमिका होती है, और इन सब के इतर नई निर्वाचन व्यवस्थाएं क्या है, उन सब पे हम लोग बात करेंगे। आपका स्वागत है प्रोफेसर तरनब खेतान और हमारे साथी होस्ट सुरभि कारवा, आप दोनों का। तो धन्यवाद राजेश। प्रोफेसर खेतान, हम पहला सवाल स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा ये है कि लोकतंत्र में चुनावों की अहम भूमिका होती है। जैसे हमने देखा कि दो तरह की चुनावी पद्धति की बात की जाती है। एक तो जो कहा जाता है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो जीता वही सिकंदर, इसके पास सबसे ज्यादा मत होते हैं। दूसरा जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात है, समानुपाती प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है, इन दोनों को के बारे में बताएं और खास के भारत के संदर्भ में इन दोनों की क्या भूमिका है। धन्यवाद राजेश और सुरभि। हमारे दर्शकों ने नोटिस किया होगा कि हमने कुछ टाइम का ब्रेक लिया महामारी के कारण हमारे वीडियोस बनाने में। और मैं शुरू करने के पहले हमारे बहुत सारे श्रोताओं और दर्शकों ने महामारी में काफी परिजनों को, प्रियजनों को खोया होगा। हम सभी ने बीमारी भी देखी है और मौत भी देखी है। तो मैं पहले अपना हम सबकी तरफ से शोक प्रकट करना चाहूंगा। और अगर आपके प्रियजन या परिजन अभी बीमार हैं तो यही आशा करता हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। आज का हमारा जो टॉपिक है चुनावी व्यवस्था, इस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। कभी कभार ध्यान आता है हमारा या पब्लिक डिबेट में, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और लोकतंत्र कैसे एक देश में काम करता है उसका बहुत काफी उसका जो इम्पैक्ट है चुनावी व्यवस्था का लोकतंत्र पर, वो काफी भारी होता है। तो मैं पहले दोनों जो मुख्य व्यवस्थाएं हैं उनको मूल रूप से समझाने की कोशिश करूंगा। पर पहले मैं यह बता दूं कि हर देश ने इन दो जिस भी व्यवस्था को अपनाया है या दोनों के मिश्रण को अपनाया है, उसमें कुछ ना कुछ फेरबदल किया है। तो इसमें आप बहुत कुछ जिसे ट्वीक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर से उधर से बदल के इसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन मैं एक मोटे तौर पर इसकी जो आम धारणा है वही समझा रहा। फर्स्ट पास द पोस्ट इसको बोलते हैं, वह समझने में काफी आसान है। हमारा भारत में हम उसी पद्धति को हमने अपनाया है विधानसभा इलेक्शंस में या लोकसभा के चुनावों में। उसका सीधे तौर पर मतलब यह होता है कि एक आप अगर चुनाव को एक दौड़ से उसको कंपेयर करें तो एक रेस हो रही है, दौड़ा भागी की रेस हो रही है। उसमें मान लीजिए 10 लोग अगर दौड़ रहे हों, तो वो जो पोस्ट है, जो आखिरी जो लाइन होती है जहां रिबन बंधा होता है, जिसे जो सबसे पहले उसे क्रॉस करे वही विजेता। और यह फर्क नहीं पड़ता कि जिसने सबसे पहले क्रॉस किया उसमें और दूसरे नंबर पे जो धावक या धाविका थी, उनमें सिर्फ आजकल तो रेसों में 1 सेकंड से भी कम का फर्क होता है। तो बाकी सब हार जाएंगे। जो पहला हुआ, चाहे वो फर्क अंतर चाहे मामूली सा हो, जैसे काफी इलेक्शंस में खबर आती है कि किसी सीट में सिर्फ 1 वोट का फर्क था, लेकिन उस 1 वोट के फर्क के बावजूद भी जो जीत गया वो जीत गया
और जो हार गए वो सारे हार गए, चाहे अंतर का कोई फिर उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे हम जो जीता वही सिकंदर वाला सिस्टम बोल सकते हैं कि जो जीत गया वो पूरी सीट जीत गया। तो ये होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं, या जिसमें समानुपाती प्रतिनिधित्व की पद्धति हम बता सकते हैं, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सीट के बजाय या तो पूरे देश में या देश के बड़े बड़े भागों में कंस्टिट्यूएंसी बनती है। तो जैसे अभी लोकसभा का चुनाव अगर हम लें तो उसमें कंस्टिट्यूएंसी छोटी होती है और हर कंस्टिट्यूएंसी में सिर्फ एक एमपी चुना जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में या तो पूरा देश ही एक कंस्टिट्यूएंसी होगा, जैसे इजराइल में पूरा देश एक ही कंस्टिट्यूएंसी है, और पूरे देश से मान लीजिए आपको भारत भर, अगर भारत भर को आप कंस्टिट्यूएंसी समझ लो तो पूरे देश में एक कंस्टिट्यूएंसी से आप 500 आप रिप्रेजेंटेटिव्स या प्रतिनिधि चुनना चाहते हो, तो देश भर के लोग सिर्फ पार्टी को वोट देंगे, किसी प्रतिनिधि को मत नहीं डालेंगे, वो सिर्फ अपने पसंदीदा पार्टी को वोट डालेंगे। और वोट के बाद सारी पार्टियों के मतों की गणना होगी, और एक नंबर की पार्टी जो टॉप पार्टी आई है, मान लीजिए उसको 35% वोट मिले हैं, तो 500 में 35% सीट उस पार्टी को दे दिए जाएंगे। तो अब मेरी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है, पर 500 का 35% शायद 165 हुआ। 165 सीट 175 175 के आसपास, 175, अच्छा जो भी है वो, मतलब 165 175 175 सीट 35% सीट जीतने पर सबसे बड़ी पार्टी को मिल जाएगी। लेकिन आप देख लीजिए कि प्रोपोर्शनल सिस्टम में 35% में 175 सीट जीतने के बावजूद भी वो पार्टी, उसको बहुमत नहीं मिलेगा, क्योंकि 500 सीटों की लोकसभा में आपको 250 सीट या 251 सीटें चाहिए होंगी बहुमत के लिए। लेकिन 35% वाली पार्टी को बहुमत से काफी कम सीटें मिली हैं इसमें। हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, इसमें अब 2014 और 2019 के इलेक्शंस को अगर लें तो 2014 में भाजपा को 32% से कुछ कम वोट्स मिले थे, लेकिन सीटों में तब्दील होने पर वो वोट्स उसको पूर्ण बहुमत सीटों पर मिल गया था 32% होते हुए भी। और इस बार शायद 37% के आसपास वोट मिले हैं उसको, लेकिन वह भी पूर्ण बहुमत में तब्दील हो गया भाजपा का। तो ये एक खास फर्क है फर्स्ट पास द पोस्ट और प्रोपोर्शनल सिस्टम में, कि फर्स्ट पास द पोस्ट में जीतने वाली पार्टी को वोटों से ज्यादा सीटें मिलती हैं, वोट के प्रतिशत कम होने पर भी सीटें ज्यादा मिलती हैं, और हारने वाली पार्टी को वोटों से कम सीटें मिलती हैं। तो हारने वाली पार्टी जो 2 नंबर की पार्टी होती है फर्स्ट पास द पोस्ट में, ऐसा हो सकता है कि उसको 25% वोट्स मिले हों, लेकिन सीटें हो सकता है कि सिर्फ 5% ही मिली। तो वोट और सीट का जो ट्रांसलेशन है वो फर्स्ट पास द पोस्ट में अनुपातिक नहीं होता, लेकिन प्रोपोर्शनल सिस्टम में, प्योर प्रोपोर्शनल सिस्टम में, ये मैं मतलब प्योर वर्जन बता रहा हूँ, इसमें कुछ तब्दीलियां कर सकते हैं, कुछ सारे देश करते ही हैं, लेकिन प्योर सिस्टम में आपके 35% वोट हैं तो 35% ही सीटें होंगी, 25% वोट हैं तो 25% ही सीटें होंगी। तो खास फर्क दोनों सिस्टम का ये है। शुक्रिया तरुणाम। अभी हमने ये समझा कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है। अब हम इनकी अच्छाइयाँ और इनकी बुराइयाँ दोनों ही सिस्टम की क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का ये है कि जैसे राजेश ने कहा, जो जीता वही सिकंदर।
भले ही आपका जो भी वोट परसेंट है, अगर आप पूर्ण बहुमत पा गए तो आप जीत गए। जैसे भारतीय जनता पार्टी भी अपने बहुमत की बहुत दुहाई देती है, पर उनका सीट परसेंट जैसे हमने देखा वो 32% था 2014 के चुनाव में, और अभी वोट परसेंट 32% और 37% था। जबकि वहीं हम अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस के बाद शायद बहुजन समाज पार्टी का जो वोट शेयर था वो सबसे अधिक था, पर उनको सीटें उतनी नहीं मिली, या शायद मिली ही नहीं। मतलब काफी वोट शेयर होने के बावजूद वो इस तरह से राजनीति का हिस्सा सिस्टम के कारण नहीं बन पाए। और ये बात हमारी संविधान सभा में भी उठाई गई थी कि कैसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एक बहुमत को एक प्रेफरेंस देता है, और जो दूसरी पार्टियां हैं जिनका वोट शेयर थोड़ा कम है, भले ही उनका वोट शेयर प्रभावी रूप से बहुत हो, पर उनका फिर राजनीति में किसी तरह का दखल नहीं हो पाता है, जैसा हम बहुजन समाज पार्टी के उदाहरण से कुछ हद तक समझ सकते हैं। तो दोनों की ही क्या अच्छाइयां हैं, क्या खामियां हैं, और इसमें एक चर्चा जो क्षेत्रीय दल है, जैसे भारत में भी हम हर राज्य में देखें तो लगभग हर राज्य में एक अपने राज्य की पार्टियों का जोर रहा है, फिर वो महाराष्ट्र में शिवसेना हो या बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो। तो आप इन दोनों की अच्छाइयां बुराइयां बताएं। धन्यवाद सुरभि। तो देखिए, दोनों प्रणालियों में अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी, और यही प्रॉब्लम है कि मतलब इन दोनों में बेहतर कौन सी प्रणाली है, इस पर बहुत सालों से स्कॉलर्स, एकेडमिक्स डिबेट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी प्रणाली त्रुटिहीन नहीं है और कोई भी प्रणाली परफेक्ट नहीं है दोनों में। तो मैं पहले फर्स्ट पास द पोस्ट से शुरू करता हूं। इसकी अच्छाई क्या है, इसमें खास बात क्या है? तो फर्स्ट पास द पोस्ट में, खास करके संसदीय प्रणाली में, लेकिन और राष्ट्रपति प्रणाली में भी अगर आप, तो इसमें खास बात ये होती है कि जो सरकार बनती है वह, खासकर ये मानना है कि वह प्रभावी सरकार बनती है, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जो लार्जेस्ट पार्टी होती है, उसके लिए बहुमत प्राप्त करना आसान होता है प्रोपोर्शनल सिस्टम के कंपैरिजन में। तो जिन देशों में, जैसे इजराइल हुआ, जिन देशों में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है, उसमें किसी भी एक पार्टी को बहुमत मिलना बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल ना के बराबर। या फिर अभी न्यूजीलैंड में वहां की लेबर पार्टी को बहुमत मिला है उनके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में, पर ये एक अपवाद है, क्योंकि प्रोपोर्शनल सिस्टम में आपको एक पार्टी को 50% से ज्यादा वोट जोड़ने पड़ेंगे, और भारत में तो ये बहुत ही मुश्किल है ऐसा होना। कांग्रेस के दबदबे वाले दिनों में भी 50% से ऊपर का वोट जाना एक पार्टी के काफी मुश्किल था। तो ये इसकी अच्छाई मानी जाती है कि सरकार प्रभावी होती है, एक पार्टी की सरकार होती है, गठबंधन की जरूरत नहीं होती, तो सरकार स्टेबल होती है, प्रभावी होती है, और उसमें एक आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस, जिसको हम बोल सकते हैं, कि सरकार विचारधारा के तौर पे, विचारधारा, जो सरकार की जो विचारधारा है वो एकजुट होती है, वो कोहेरेंट होती है, तो सरकार अपनी पॉलिसी जो होती है उसको प्रभावी तौर पर इम्प्लीमेंट कर पाती है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं इस धारणा से सहमत हूं, पर यह धारणा है, देखिए, तो यह तो बिल्कुल है कि जो मेजॉरिटी पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसको मेजॉरिटी पार्टी बनाने में फर्स्ट पास द पोस्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये इसकी मुख्य खास बात है। इसकी बुराई भी इसी बात में है कि जो छोटी पार्टियां होती हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट छोटी पार्टियों के लिए बहुत ही खराब सिस्टम है। तो जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके वोट्स तो ओवर ट्रांसलेट हो गए सीट्स में। जो 2 नंबर की पार्टी है, ठीक है, उसके भी वोटों से कम सीट मिलते हैं उसको ज्यादा, हालांकि, पर ठीक है, वो भी
अपना काम चला लेती है। लेकिन जो छोटी पार्टियां होती हैं, जैसे आपने बसपा का उदाहरण दिया, बहुजन समाज पार्टी का, खास करके अगर छोटी पार्टी के वोट किसी एक क्षेत्र में, किसी एक राज्य में केंद्रित ना होके, या कि कुछ खास कंस्टिट्यूएंसीज में केंद्रित ना होके अगर बटे हुए हो देश भर में या राज्य भर में, तो उसको वोट तो बहुत मिलेंगे पर सीट शायद कुछ भी ना मिले। तो आप अगर उदाहरण ले बसपा का या लेफ्ट का, तो अगर मान लीजिए सीपीएम को देश की हर कंस्टिट्यूएंसी में 20% वोट मिले, ये समझ लीजिए कि देश में वामपंथी विचारधारा के लोग काफी हैं पर केंद्रित नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, विस्तारित हैं, बटे हुए हैं। तो सीपीएम को देश भर में 20% वोट मिल सकती है, लेकिन क्योंकि किसी भी एक कंस्टिट्यूएंसी में जीतने के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट में आपको 30% से ऊपर वोट होना पड़ेगा आमतौर पर। अगर 3-4 पार्टियां हैं रेस में, तो अगर आपको 35-40% वोट नहीं मिल रहा है तो आप एक भी सीट नहीं जीतोगे। तो इसलिए फर्स्ट पास द पोस्ट में छोटी पार्टियां पावर नहीं पा पाती आमतौर पर। और आप देख लीजिए कि भारत में जो छोटी पार्टियां प्रभावी हुई हैं, वो वही छोटी पार्टियां प्रभावी हुई हैं जो राज्य विशेष में जिनका दबदबा रहा है। तो क्योंकि उनके वोट उस एक राज्य विशेष में केंद्रित हो जाते हैं, तो वो वोट और सीट दोनों जीत पाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी हो चाहे या लालू यादव की पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, ये राज्य विशेष पार्टियां ही बन के रह गई हैं, क्योंकि एक राज्य से बाहर, या फिर अगर कुछ पार्टियां हैं जो राज्य की ही पार्टियां, तमिलनाडु की पार्टियां हैं, वो तो तमिल आइडेंटिटी की पार्टियां, तो वो एक राज्य में ही सीमित रह जाती है कि उस राज्य में ही उनके वोट कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो उनके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है इन पार्टीज को कि हम दूसरे राज्यों में भी प्रचार करें या बढ़े, क्योंकि हम वो दूसरे राज्य में, अब से आम आदमी पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर बड़ी पार्टी बनना चाहती है, लेकिन वो चाहे यूपी में या हरियाणा में या पंजाब में खूब प्रचार करे और खूब अपनी ताकत झोंके, वो 20% वोट भी जीत जाएगी अगर, तो उसको सीट शायद कुछ भी नहीं मिलेगी। इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए ज्यादा प्रभावी यह होगा कि वो पूरे राज्य में प्रचार ना करके सिर्फ 5 कंस्टिट्यूएंसीज में प्रचार करे। पूरे पंजाब में उसको 20% वोट से बेहतर उसके लिए ये है कि सिर्फ 5 कंस्टिट्यूएंसीज में वो 35% वोट पाए। हालांकि वो राज्य भर में 9% ही हो, लेकिन उसको कम से कम 5 सीटें मिलेंगी। तो 9% वोट 5 सीटें बन सकती हैं, लेकिन 20% वोट में 0 सीटें मिलेंगी। तो ये प्रॉब्लम है छोटी पार्टियों के लिए। तो इसका मतलब लोकतंत्र के लिए यह हो जाता है कि 20-30% मतदाता, उनका जो राजनीतिक मत है या उनकी जो राजनीतिक विचारधारा है, वह संसद में उसको कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। तो वो संसदीय राजनीति में बिल्कुल कट जाते हैं। उनको ये फिर लगता है कि उनके मत वेस्ट हो जाते हैं। अब जैसे आप राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर होती है और उसमें आप सीपीएम को वोट डालने जाओगे तो सबको पता है कि वो आपका वोट बर्बाद ही होगा, तो लोग चाहते हुए भी नहीं डालेंगे। या बसपा को वोट डालना चाहते हो तो क्यों डालेंगे कि वो आपका वोट बर्बाद है। तो या तो आप वोटर, स्ट्रेटेजिक वोटर होके आप ऐसा वोट डालते हो कि आप अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट नहीं डाल के किसी दूसरी पार्टी को वोट डालने पर आप विवश हो जाते हो, या आप वोट अपनी पसंदीदा पार्टी को डालते हो लेकिन वो आपका वोट बर्बाद है। तो ये प्रॉब्लम है फर्स्ट पार्ट द पोस्ट में, कि छोटी पार्टियां और काफी बड़े प्रतिशत के वोटर्स राजनीति में कोई उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। तो ये लोकतंत्र के लिए भारी चुनौती है।
अगर हम दूसरी तरफ देखें प्रोपोर्शनल सिस्टम की अच्छाई और बुराइयां, तो उसकी अच्छाई एक तरह से यही है कि हर वोट कम से कम प्योर प्रोपोर्शनल सिस्टम में, जिसमें डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है, देखिए ज्यादातर प्रोपोर्शनल सिस्टम में एक थ्रेशोल्ड होता है, हालांकि वोट और सीट का ट्रांसलेशन होता है, लेकिन एक थ्रेशोल्ड होता है, एक सीमा होती है कि अगर किसी पार्टी को 3% से कम वोट मिले तो उसको एक भी सीट नहीं दी जाती, कि बहुत ही छोटी और फालतू पार्टियां ताकि सीट ना पा पाए, तो आपको कुछ परसेंट 3% कम से कम जनता आपको सपोर्ट दे तभी आपको सीट मिलती है, लेकिन उसको आप एक तरफ रख दीजिए। तो खास बात प्रोपोर्शनल सिस्टम की यह है कि देश भर की जनता के सभी राजनीतिक मत संसद में उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा, और सिर्फ इसलिए कि आपका मत आपकी कंस्टिट्यूएंसी में सबसे आगे नहीं है, इसलिए आप राजनीतिक हो जाते हो। तो इसलिए एक तरह से ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज है, लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज है कि लोकतंत्र में हमने पिछले भी एपिसोड्स में बात की कि लोकतंत्र की मुख्य बात होती है कि कोई भी आज का हारा कल जीतना चाहिए, और कोई भी किसी को भी ऐसा ना लगे कि मुझे राजनीति में कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कोई राजनीति में मैं कुछ भी कर लूं मेरे मत का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ये है कि हर सिटीजन के पास, हर नागरिक के पास समान प्रभाव है देश कैसे चले इस पर। तो ये खास बात है प्रोपोर्शनल सिस्टम की। प्रॉब्लम क्या है प्रोपोर्शनल सिस्टम में? एक प्रॉब्लम तो ये है कि सरकारें जो बनती हैं वह काफी अस्थिर होती हैं, अनस्टेबल होती हैं। खास करके देखिए गठबंधन की सरकारें स्थिर हो सकती हैं, और बहुत देशों में, जर्मनी वगैरह में गठबंधन की सरकारें ही बनती हैं क्योंकि उनके पास, यूरोपियन देशों में खास करके जहां प्रोपोर्शनल सिस्टम है, गठबंधन की ही सरकारें बनती हैं, वो स्थिर हो सकती हैं। लेकिन गठबंधन की स्थिरता के लिए यह जरूरी है कि जो मुख्य पार्टियां कम से कम गठबंधन बनाती हों, उनकी विचारधाराओं में, उनकी आइडियोलॉजीज में तालमेल हो। अगर बिल्कुल उल्टी विचारधारा की पार्टियां साथ आके गठबंधन बनाएं तो उस गठबंधन का स्थिर होना बहुत मुश्किल है। भारत में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार एक एग्जाम्पल है कि जहां पे बिल्कुल दक्षिणपंथी जो सरकार पार्टी थी उस समय, बीजेपी की पूर्वज पार्टी जनसंघ, और बिल्कुल लेफ्ट की पार्टियां एक साथ आके उनको, इंदिरा गांधी को हटाने के लिए सरकार तो बना ली, पर वो सरकार चली नहीं क्योंकि वो अंदरूनी मतभेद इतने ज्यादा होते हैं उस टाइप के गठबंधन में कि वो अस्थिर हो जाती है। तो एक ये प्रॉब्लम है कि प्रोपोर्शनल सिस्टम में किस तरह से जनता ने वोट डाला है, ऐसा काफी बार ऐसा हो सकता है कि अंदरूनी भारी मतभेदों के बावजूद सरकार बनाने के लिए बिल्कुल विभिन्न मतों की, बिल्कुल विभिन्न विचारधाराओं की पार्टियों को साथ आके सरकार बनाना पड़ेगा। वह सरकार प्रभावी नहीं हो सकती क्योंकि एक मिनिस्टर हमेशा यही कोशिश करता रहेगा कि किस तरह से दूसरे मिनिस्टर के कामों को फ्रस्ट्रेट करूं, कि कामों में हमारी इमरजेंसी के बाद शायद पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी वो भी गठबंधन की सरकार थी। नहीं, वो माइनॉरिटी सरकार थी। नरसिम्हा राव की सरकार माइनॉरिटी सरकार थी, कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था, पर बहुमत की वो इतना पास थी कि उन्होंने इश्यू बेस्ड सपोर्ट बाकी छोटी पार्टियों से पाकर और लगभग 5 साल सरकार चला ली। लेकिन उसके बाद जो देवे गौड़ा और आई.के. गुजराल की जो सरकारें बनी थी वह गठबंधन की सरकारें बनी थी, और उसके पहले वीपी सिंह की सरकार भी, लेकिन वो गठबंधन अस्थिर थे क्योंकि कांग्रेस, वो गठबंधन अस्थिर इसलिए थे कि जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो सरकार के बाहर थी,
और सरकार छोटे पार्टियों की थी, तो वैसे भी गठबंधन स्थिर नहीं हो सकते। गठबंधन की स्थिरता के लिए जहां सबसे ज्यादा पावर है, सरकार में सबसे भारी दबदबा उसी पार्टी का होना चाहिए। जो भारी पार्टी है वह अगर बाहर से सपोर्ट दे रही है या वो सरकार उसका प्रधानमंत्री नहीं है, तो फिर वो पार्टी गठबंधन को ज्यादा चलने नहीं देगी। और इस बात पे हमें आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद, हमेशा बड़ी पार्टी को लगता है कि हम क्यों इस सरकार को चलाएं जब हमारे नंबर्स हैं और हमारा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन वाजपेयी ने जो गठबंधन सरकारें चलाई थी, कम से कम सारी नहीं, लेकिन जो 99 के चुनाव के बाद, वह स्थिर बनी क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टी थी वह गठबंधन की नेता थी, और किसी भी एक पार्टी के पास गठबंधन को तोड़ने की ताकत नहीं थी। हालांकि सारे गठबंधन के जो में छोटी पार्टियां थी, उनकी भाजपा के साथ विचारधारा की सहमति नहीं थी, पर वो इतने छोटे थे कि वो एक पार्टी, लेकिन उसके पहले जो सरकार थी जयललिता ने गिराई थी वाजपेयी की पहली सरकार, या वाजपेयी की दूसरी सरकार। पहली सरकार 13 दिन की थी, उसके बाद 13 महीनों की थी, लेकिन जयललिता ने गिरा दी थी क्योंकि वो सेकंड पार्टी काफी पावरफुल थी। लेकिन वाजपेयी जी की तीसरी सरकार तो पूरी 5 साल चली क्योंकि गठबंधन के जो लॉजिस्टिक्स थे वो स्थिरता देने वाले थे। तो ये जो फर्क है, ये प्रोपोर्शनल सिस्टम में सरकारें अप्रभावी काफी बार होती हैं। और एक और प्रॉब्लम है प्रोपोर्शनल सिस्टम में, वो यह है कि आजकल हम पोलराइजेशन की बहुत बात करते हैं, ध्रुवीकरण की, राजनीतिक ध्रुवीकरण की, या इसको हम मतलब इस तरह से समझिए कि कुछ पार्टियां जो धर्म या जाति या भाषा के आधार पे जो वोट मांगती हैं, वो राजनीतिक पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण करके जनता में फूट डालकर 35% पाने की कोशिश करती है फर्स्ट पास द पोस्ट में। इसलिए फर्स्ट पास द पोस्ट में ध्रुवीकरण की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन ध्रुवीकरण की पॉसिबिलिटी प्रोपोर्शनल सिस्टम में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आप इस तरह से समझिए, अगर आप छोटी पार्टी हो और आप सिर्फ 10% 15% सीट पाना चाहते हो ताकि कोalition, जो गठबंधन सरकार बने, उसमें आपका एक दबदबा बन जाए। अगर कोalition के पास 40% सीटें हैं और आपके पास 10% सीट हैं, तो फिर आप काफी कुछ पॉलिसी टर्म्स में आप डिमांड कर सकते हो सरकार बनवाने के लिए। तो अगर आपको 10% सीट जीतने के लिए सिर्फ 10% वोटों की जरूरत है, तो ध्रुवीकरण आपके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव फिनोमेनन बन जाएगा। क्योंकि एक समुदाय विशेष को आप डिमोनाइज करके उसके खिलाफ आप कैंपेन करके, या उसको यह दिखा के कि ये लोग बहुत खराब हैं, उसके खिलाफ आप हेट की राजनीति करके, नफरत फैला के 10% वोट पाना मुश्किल नहीं होता। तो फिर ये जो नफरत की राजनीति है, यह प्रोपोर्शनल सिस्टम में फर्स्ट पास द पोस्ट से भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि नफरत की राजनीति करने वाली पार्टी को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में भी कम से कम 35% जीतना पड़ेगा। तो सिर्फ नफरत के बेसिस पे 35% पॉसिबल है, पर मुश्किल है। आपको नफरत के अलावा भी काफी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन नफरत की राजनीति और पोलराइजेशन की राजनीति के बदौलत 10% 15% वोट जीतना मुश्किल नहीं है। तो प्रोपोर्शनल राजनीति में फिर बहुत सारी नफरत वाली पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां पनप सकती हैं। तो इसलिए दोनों सिस्टम में प्रॉब्लम है। सरकारी प्रभाव कितना होगा, इस पर प्रॉब्लम है। गठबंधन की स्थिरता पर प्रॉब्लम है। और कौन सा सिस्टम नफरत ज्यादा फैलाता है, इस पर प्रॉब्लम है। तो इसलिए दोनों ही सिस्टम में खामियां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं।
शुक्रिया प्रोफेसर खेतान, आपने दोनों व्यवस्था की अच्छाइयाँ और उसकी खामियां के बारे में बताया। आपने बताया कि कैसे एक सामाजिक समरसता, नफरत इन सब के खिलाफ है और गठबंधन की स्थिरता। इन सब से इतर एक तीसरी व्यवस्था या आजकल कहें कि रैंक चॉइस और प्रेफरेंशियल सिस्टम की खूब चर्चा हो रही है, जिसे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के कुछ राज्यों ने भी अपनाया है। आप उसके बारे में बताएं कि व्यवस्था है क्या और ये इसका निर्वाचन व्यवस्था में क्या भूमिका है। धन्यवाद राजेश। तो यह व्यवस्था एक बहुत ही दिलचस्प व्यवस्था है और ऑस्ट्रेलिया तो 50 सालों से इसको चला रहा है। अमेरिका में कुछ राज्यों में मेन ने इसे अभी हाल में ही 2-4 साल हुए हैं इसको अपनाया है और बहुत चर्चा हो रही है इस पर। तो यह व्यवस्था आप फर्स्ट पास द पोस्ट में भी लागू कर सकते हैं और प्रोपोर्शनल सिस्टम में भी अपना सकते हैं। तो ये दोनों के साथ कंपैटिबल है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि आप जब वोट डालने जाते हो, आप जैसे अब भारत का सिस्टम दे लीजिए, फर्स्ट पास द पोस्ट ले लीजिए। तो एक मतदाता जब वोट डालने जाती है मतदान केंद्र में, तो मान लीजिए 5 कैंडिडेट हैं। तो अभी आप क्या करते हो कि जो आपको कैंडिडेट पसंद है, मान लीजिए वो किसी भी एक खास पार्टी का हो, आम आदमी पार्टी मान लीजिए, आप उसके बगल में निशान लगा देते हो या आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आप बटन दबा देते हो, आपका काम खत्म। रैंक्ड चॉइस वोटिंग सिस्टम या प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम में आप सिर्फ एक कैंडिडेट को वोट नहीं डालते। आप ये सोचते हो कि मेरा 1 नंबर कैंडिडेट कौन है, मेरा 2 नंबर कैंडिडेट कौन है, मेरा 3 नंबर कैंडिडेट कौन है। तो आप रैंक करते हो उसको, उन सारे कैंडिडेट्स को। तो आप किसी कैंडिडेट के बगल में 1 लिखोगे, कहीं 2 लिखोगे, कहीं 3 लिखोगे। तो वोटर की नजरिए से उसका मतलब ये होता है कि मैं चाहती हूं, मान लीजिए कोई वोटर ये सोच रही हो, मैं चाहती हूं कि मेरा 1 नंबर कैंडिडेट जीते, पर अगर 1 नंबर ना जीते तो 2 नंबर जीते, और अगर 1 नंबर और 2 नंबर ना जीते तो 3 नंबर जीते। ठीक है। और इसमें भी फर्क होता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में सिस्टम है कि ऑस्ट्रेलिया में जितने कैंडिडेट हैं बैलेट पेपर पे, आपको सबको रैंक करना पड़ेगा। 15 कैंडिडेट है तो 1 से 15 तक। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में इतनी सारी पार्टियां नहीं है। भारत के बैलेट में 40 मतदान अगर कैंडिडेट्स हैं तो आपको सारा दिन लग जाएगा, आप 1 से 40 तक रैंक करोगे। तो बहुत सिस्टम्स में ये होता है कि आप अपने टॉप 2, 1 और 2 रैंक दे दो खाली, या टॉप 3 दे दो, या आपका मन है तो आप खाली टॉप दे दो। तो वोटर को चॉइस भी दी जा सकती है कि आप चाहे तो खाली 1 लिखो, या आपका मन है तो 1 और 2 लिखो, या आपका मन है तो 1, 2, 3 लिखो। लेकिन 1, 2, 3 अगर सारे वोटर्स या ज्यादातर वोटर लिखें तो उसमें मामला तय हो जाता है, हाँ, आमतौर पर। तो उसमें फिर क्या होता है, काउंटिंग करने के समय पहली राउंड की काउंटिंग में सिर्फ हर वोटर के फर्स्ट चॉइस को ही काउंट किया जाएगा। फर्स्ट चॉइस में हमने सबको काउंट कर लिया। तो मान लीजिए एक कैंडिडेट को मान लीजिए राजेश कैंडिडेट है, राजेश 20% मतदाताओं का 1 नंबर चॉइस है, और सुरभि ये मान लीजिए कि वो 18% मतदाताओं की 1 नंबर चॉइस है, और तरुणाब 12% मतदाताओं का 1 नंबर चॉइस है। ठीक है। तो अलग अलग काउंटिंग प्रोसेस होते हैं, लेकिन इस एग्जांपल में मान लीजिए आप पहले राउंड के बाद सिर्फ टॉप 3 कैंडिडेट्स को सेकेंड राउंड में भेजते हैं, और बाकी जितने भी कैंडिडेट थे मतदान पत्र पे, मान लीजिए 10 कैंडिडेट थे टोटल, तो टॉप 3 कैंडिडेट 20%, 18%, 12% ऊपर चले गए, बाकी 7 कैंडिडेट्स आपने हटा दिए गेम से। और जो 7 कैंडिडेट आप डिलीट कर दिया, क्योंकि उनके सबके किसी का 5% थे, किसी के 7% थे, और ये क्लियर था कि वो नहीं जीतेंगे,
तो उनके जो 7% जो 7 कैंडिडेट जो हटा दिए गए, उनका जो 2 नंबर चॉइस था, वो अगर 3 जो कैंडिडेट अभी बाकी हैं उनको दिए गए हों, तो मान लीजिए 7 जो कैंडिडेट हटे, उनमें से राजेश उन कैंडिडेट्स में 10% के सेकेंड चॉइस थे। तो अब आप राजेश के 20% फर्स्ट चॉइस और 10% सेकेंड चॉइस जोड़ दो, राजेश को 30% मिल गए। सुरभि के 18 और 5 समझ लीजिए, तो सुरभि के 23% हो गए, और तरनाब के 12% और 3% सेकेंड चॉइस था मान लो तरनाब उसमें, तो उसके 15% हो गए। अब मैं तीसरा कैंडिडेट हूं इसमें, तो मुझे हटा दोगे, और फिर सबके तीसरे चॉइस को देखोगे आप। अब 8 कैंडिडेट हो गए गेम के बाहर, तो अब 8 कैंडिडेट के थर्ड चॉइस को देखोगे, तो राजेश के अभी 30% है और सुरभि के 23%, लेकिन थर्ड चॉइस अगर काउंट करोगे तो सुरभि को 20% और वोट मिल जाते हैं और राजेश को सिर्फ 10% मिला। तो अब सुरभि के टोटल वोट्स हो जाते हैं 43%, 23 और 20, और राजेश के थर्ड चॉइस काउंटिंग के बाद होते हैं 40%। तो अब हालांकि क्योंकि सिर्फ 2 कैंडिडेट्स बचे हैं और उसमें से सुरभि के 43% है, राजेश के 40%, तो सुरभि चुनाव जीत गई है। और अगर इसको हम फर्स्ट पास द पोस्ट की तरफ से देखते तो राजेश 20% पाके जीता। तो नतीजा अलग अलग निकला, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें वोटर को, आपको याद है राजस्थान का वामपंथी वोटर जिसका मैंने पहले उदाहरण दिया था, राजस्थान का वामपंथी वोटर के पास 2 ही चॉइस है। या तो वामपंथी आप कैंडिडेट चाहते हो लेकिन आपको पता है आपका वोट बेकार जाएगा इसलिए कांग्रेस को वोट दे दो, या फिर आप वामपंथी वोट अपने उसको वोट डालो लेकिन आपको पता है कि काउंट नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। उस वोटर के पास अब वो दुविधा नहीं रहेगी, रैंक्ड चॉइस में वो वोटर जाएगा या जाएगी, उसने 1 नंबर वामपंथी कैंडिडेट को दे दो, 2 नंबर आपने आम आदमी पार्टी को दे दिया, 3 नंबर आपने किसी और पार्टी को दे दिया, ये जानते हुए कि आपका अगर 1 नंबर नहीं भी जीतेगा तो 2 नंबर आपका दूसरा जो प्रेफरेंस है या दूसरा जो रैंक है वो भी काउंट होगा। तो हर वोटर काउंट होता है, कोई भी वोटर यह फील नहीं होता कि मेरे वोट का कोई दाम नहीं है। और इस प्रक्रिया की खास बात यह है कि जो नफरत फैलाने वाली पार्टियां हैं, जो ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन जो पार्टीज करती हैं, इस प्रक्रिया में उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है कि जो नफरत फैलाने वाली पार्टियां होती हैं उसको या तो आप प्यार करते हो या आप उनसे नफरत करते हो। नफरत फैलाने वाली पार्टियां बहुत कम वोटर्स की 2 नंबर चॉइस होती है, वो या तो वोटर की 1 नंबर चॉइस होती है या फिर वो बैलेट के लास्ट में 40 लोग हैं तो वो 40 नंबर चॉइस होगी। तो ये जो रैंकिंग सिस्टम है यह देश के मतदाताओं में नफरत कम करती है, देश की राजनीति में नफरत कम करती है, और यह पार्टियों को बोलती है कि चुनाव जीतने के लिए 1 नंबर तो जरूरी है लेकिन तुम्हें 2 नंबर वोट जीतना भी जरूरी है। इसलिए तुम्हें वोटर्स को यह बोलना पड़ेगा कि अगर तुम हमसे प्रेम नहीं करते हो ठीक है कोई बात नहीं, तुम हमें टॉलरेट कर सकते हो कि नहीं, हम तुम्हारी पहली चॉइस ना हो ठीक है भले ही सही, लेकिन अगर तुम्हारी पहली चॉइस ना जीते तो कम से कम तुम हमें हमारे साथ जी सकते हो कि नहीं, हम तुम्हारी आंख की किरकिरी तो नहीं बन जाएंगे। इसके लिए आपको एक भारी प्रतिशत से बातचीत करनी पड़ेगी। फिर आपका टारगेट सिर्फ 35% होके नहीं रह सकता, फिर आपका टारगेट आपको 60%, 70%, 80% जनता करना पड़ेगा प्रचार के लिए, कि आपको सबको साथ लेके चलने की राजनीति करने की जरूरत पड़ेगी चुनाव जीतने के लिए। तो देश में नफरत कम हो जाती है। इसलिए मैं बहुत आकर्षित हूं इस रैंक चॉइस पद्धति, और इसीलिए इसका आकर्षण जगह जगह बढ़ रहा है, क्योंकि ये हमारी राजनीति में करने बहुत
कारगर साबित होती है। शुक्रिया तरुणाम। राजस्थान का उदाहरण इंटरेस्टिंग है, क्योंकि राजस्थान में आज़ादी के बाद अगर हम देखें तो कुछ वक्त तक वामपंथी पार्टियों का कुछ अस्तित्व था, पर आप पिछले कुछ दशकों से देखें तो अब राजस्थान की जनता कांग्रेस और भाजपा, एक टर्म कांग्रेस को मिलता है, फिर एक कार्यकाल भाजपा को मिलता है। कितने ही मतलब मैंने अपने जब से समझ पाई है तब से मैं यही देख रही हूँ, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। जबकि शुरुआत में कुछ रोल वामपंथी पार्टियों का राजस्थान में भी रहा था। अब इसी से हम अगर जुड़ा हुआ सवाल देखें, भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है, हमारे यहाँ राज्यसभा है, 2 सदन हैं संसद के, और राज्यसभा का जो चुनाव है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है। हर राज्य में राज्य से वोट पड़ते हैं, पर अगर ज्यादातर राज्यों में एक पार्टी हो तो राज्यसभा भी फिर उसी पार्टी के हाथ में आएगी, जैसा पिछले कुछ टाइम से हम भाजपा के साथ देख रहे हैं। अगर मैं राजस्थान की जैसे बात करूं तो यहाँ लोकसभा की अधिकांश सीटें 25 में से 25 सीटें बीजेपी की हैं, तो राज्यसभा में बिल्कुल उसका राज्यसभा का जो राजस्थान से उम्मीदवार होगा उसका बिल्कुल इस नतीजे का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे सिचुएशन में हाइब्रिड मॉडल जो हाइब्रिड निर्वाचन पद्धति है उसे कैसे देखते हैं, और आप क्या ये समझते हैं कि राज्यसभा में भी जो चुनाव का तरीका है उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है? देखिए, तो पहले तो मैं ये नहीं मानता कि राज्यसभा में प्रोपोर्शनल सिस्टम का सिस्टम है लागू भारत में, क्योंकि राज्यसभा के चुनावों में हमारा जो सिस्टम है वो है इनडायरेक्ट इलेक्शन का, जिसे अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। तो राज्यसभा में क्योंकि जो प्रणाली है वो प्रोपोर्शनल सिस्टम की है कि आप पूरा स्टेट कंस्टिट्यूएंसी है, तो पूरा स्टेट कंस्टिट्यूएंसी है और आप एक साथ जितने भी कैंडिडेट रिटायर हुए हैं उस प्रदेश से, वो सारे बैलेट में होते हैं। और रैंकिंग भी है राज्यसभा में, प्रोपोर्शनल सिस्टम के साथ रैंक चॉइस भी है। सिर्फ एक प्रतिनिधि को वोट नहीं डलता, रैंकिंग भी डलती है। पर राज्यसभा को मैं प्रोपोर्शनल सिस्टम इसलिए नहीं मानता क्योंकि सारी जनता वोट नहीं डालती। राज्यसभा के चुनावों में विधानसभा के प्रतिनिधि वोट डालते हैं, और क्योंकि वो पार्टी मेंबर्स हैं, हालांकि सिस्टम प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वो पार्टी के लोग हैं इसलिए वो इस तरह से अपना मत का उपयोग करते हैं कि उनकी पार्टी का जो उम्मीदवार है राज्यसभा के लिए वही जीते। तो इसलिए राज्यसभा का जो अप्रत्यक्ष चुनाव है, जो इनडायरेक्ट चुनाव है, उसका सीधा सीधा असर यह पड़ता है कि जो पार्टी विधानसभा को कब्जे में है, विधानसभा जिस पार्टी के कब्जे में है, उसी पार्टी का दारोमदार राज्यसभा के इलेक्शन में होता है। तो राज्यसभा के चुनावों के लिए सबसे सीधा मेरे हिसाब से जो हमें रिफॉर्म चाहिए ये है कि सिस्टम सेम रखो, प्रोपोर्शनल सिस्टम और रैंक्ड चॉइस प्रोपोर्शनल सिस्टम, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है, वो प्रोपोर्शनल सिस्टम और रैंक चॉइस सिस्टम का कॉम्बिनेशन है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। फर्क सिर्फ इतना है कि रैंक चॉइस और जो सिस्टम है छोटी कंस्टिट्यूएंसी में, उसमें सिर्फ एक उम्मीदवार होता है, मतलब एक सीट होती है, एक ही व्यक्ति चुना जाएगा या जाएगा। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में एक कंस्टिट्यूएंसी से 5 लोग या 6 लोग, या राजस्थान के मान लीजिए 15 सीट हैं चुनाव के लिए, तो सारे एक साथ चुने जाएंगे। सो सिर्फ इसका फर्क होता है, लेकिन वही प्रोपोर्शनल और फर्स्ट चॉइस पास्ट द पोस्ट का फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क यह होना चाहिए कि जो मतदाता है राज्यसभा के चुनावों में, वो विधानसभा के मेंबर्स ना होके सारी जनता हो जाए। तो राज्यसभा तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सिस्टम वह होगा
जिसमें 2 सदन हो, जैसे हमारे भारत में है। सरकार बनाती हो सिर्फ निचली सदन, हमारे यहाँ लोकसभा सरकार बनाती है। सरकार को राज्यसभा में बहुमत की जरूरत नहीं है, सिर्फ लोकसभा में। लोकसभा का चुनाव जो मेरे हिसाब से जो बिल्कुल प्रभावी और अच्छा सिस्टम है, लोकसभा का चुनाव हमारा ये 500 550 प्रतिनिधियों के जरिए हो, पर वो फर्स्ट पास द पोस्ट ना हो के रैंक चॉइस के जरिए हो। हर कंस्टिट्यूएंसी में आप एक ही प्रतिनिधि चुने, पर रैंक करके चुने, ताकि नफरत फैलाने वाली पार्टियां खत्म हो, या खत्म क्या हो, हर पार्टी जो अभी नफरत फैलाती है उसको ये समझ में आ जाए कि नफरत से काम नहीं चलेगा। जनता की भलाई और सारी जनता की भलाई की बात करने से ही हम जीत पाएंगे। तो लोकसभा उस पद्धति से चुनी जाए, रैंक चॉइस सिस्टम, और सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी, कि कंस्टिट्यूएंसी से सिंगल मेंबर इलेक्ट हो, हर एक कंस्टिट्यूएंसी का एक ही मेंबर जाए, जैसा अभी होता है। और राज्यसभा का जो चुनाव है, जो ऊपरी सदन है, जिसमें सरकार का बहुमत नहीं होता, पर सरकार को उसकी मंजूरी जरूरी है बिल पारित कराने के लिए, वह प्रोपोर्शनल प्रेफरेंशियल सिस्टम, जिसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, उसके जरिए हो, पर सारी राज्य की पूरी जनता वोट डाले, सिर्फ विधानसभा के मेंबर्स वोट ना डालें। तो उससे क्या होगा कि जो छोटी पार्टियां हैं, जो केंद्रित छोटी पार्टियां हैं, एक राज्य भर की पार्टी है, वह लोकसभा चुनाव तभी जीतेगी जब वो नफरत फैलाने वाली पार्टी ना हो, जब वो 2 नंबर की पार्टी भी बने कुछ लोगों की, तब तो वो लोकसभा चुनाव जीतेगी। नहीं तो छोटी पार्टियां और सिर्फ उसी क्षेत्र में जीतेंगी, लेकिन लोकसभा में राष्ट्रीय पार्टियों का दबदबा बनेगा, और राष्ट्रीय पार्टियों का दबदबा रहेगा, क्योंकि सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी में भी हालांकि जितना कि फर्स्ट पास द पोस्ट में बड़ी पार्टियों को फायदा मिलता है, उतना फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बड़ी पार्टियों का दबदबा रहेगा। तो सरकार चाहे एक पार्टी को पूरी बहुमत ना मिले, मेरे जो सिस्टम में, जिसको मैंने मॉडरेटेड पार्लियामेंटरिज्म का नाम दिया है, एक पेपर छपने वाला है अभी, उस सिस्टम का नाम मॉडरेटेड पार्लियामेंटरिज्म। मॉडरेटेड मतलब कि ये जो ध्रुवीकरण है वो नहीं होता, मॉडरेटेड होता है, थोड़ा सा संयम वाला राजनीति, बैलेंस वाली राजनीति का सिस्टम है। तो मेरे मॉडरेटेड सिस्टम में लोकसभा में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो भारी पड़ेंगी, क्षेत्रीय पार्टियों को कुछ सीटें मिलेंगी, पर जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो चाहे उनको खुद अपने आप पे बहुमत ना मिले, पर फिर भी गठबंधन का ध्रुव एक बड़ी पार्टी के चारों तरफ ही रहेगा। तो जिसको हम विचारधारा, एक राजनीतिक विचारधारा के अनुकूल जो गठबंधन होते हैं, जैसे जो 1999 की वाजपेयी सरकार का गठबंधन था, या मनमोहन सिंह के अंडर जो गठबंधन था, ये राजनीतिक विचारधारा के अनुकूलित जो पार्टियां थी, उनका गठबंधन उस टाइप के गठबंधन बनेंगे। वो गठबंधन स्थिर होते हैं, वो सरकारें चलती हैं, वो स्थिरता प्रदान करती हैं, लेकिन एक खास पार्टी विशेष का दबदबा नहीं रहेगा। चाहे विचारधारा का दबदबा रहे, पार्टी विशेष का दबदबा नहीं रहेगा, तो रूलिंग पार्टी पे एक चेक रहेगा। रूलिंग पार्टी अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगी, और राज्यसभा में किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां प्रोपोर्शनल सिस्टम है। तो सरकार चाहे स्थिर रहे, लेकिन सरकार को फिर भी ऑपोजिशन को साथ में लेके चलना पड़ेगा, सारी ऑपोजिशन को नहीं, लेकिन ऑपोजिशन के कुछ भाग को साथ में लेके चलना पड़ेगा बिल पास कराने के लिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, लोअर हाउस में रैंक चॉइस सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी, और अपर हाउस में रैंक चॉइस प्रोपोर्शनल कंस्टिट्यूएंसी, पूरी स्टेट है कंस्टिट्यूएंसी। इसका जो कॉम्बिनेशन है
ये मेरे हिसाब से स्थिरता भी प्रदान करता है, बैलेंस भी प्रदान करता है और नफरत की राजनीति को कम करता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि इसको अपनाना चाहिए। शुक्रिया प्रोफेसर खेतान, आपने संतुलित संसदवाद के ऊपर बात किया कि लोअर हाउस में ये रैंक चॉइस होना चाहिए और अपर हाउस में ये रैंक चॉइस और जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है उसके जरिए होना चाहिए। लेकिन इससे इतर कुछ राजनीतिक विद्वान हैं जैसे उदित भाटिया, उन्होंने रैंडम सिलेक्शन प्रणाली की बात करी। बकायदा उन्होंने भारत के संदर्भ में तो राज्यसभा में इसकी बात करी कि रैंडम सिलेक्शन के जरिए वहाँ चुनाव होनी चाहिए। आप इस सुझाव को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि ये एक वायबल सॉल्यूशन हो सकता है भारत जैसे देशों में जहाँ पे इतनी विविधता है राजनीतिक संदर्भ में? रैंडम सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप सीटों के प्रतिनिधि, आप जनता के प्रतिनिधि चुनाव से नहीं चुनते, लॉटरी से चुनते हैं। तो उसका सिस्टम यह होगा कि अगर आपको बंगाल से राज्यसभा में 10 मेंबर भेजने हो तो इलेक्शन नहीं होगा, बंगाल के सभी नागरिकों के बीच लॉटरी होगी और जो भी 10 नागरिक रैंडमली लॉटरी में जीत जाएं, वह नागरिक आम नागरिक राज्यसभा में प्रतिनिधि बन जाएंगे, जो भी 6 साल के लिए। यह सिस्टम, इसकी पश्चिमी देशों में काफी बात हो रही है और ये उन लोगों को पसंद है जो लोग चाहते हैं कि राजनीति से राजनेता को हटा दो, सीधे जनता आम लोगों को पावर दो। मेरे ख्याल में यह सिस्टम काफी त्रुटिपूर्ण सिस्टम है और इसमें प्रॉब्लम यह है कि हम पहले तो ये नहीं जानते कि वह जो 10 लोग रैंडमली चुने जाएंगे उनमें मुद्दों को समझने की, मुद्दों को डिस्कस करने की, राजनीतिक परिपक्वता की भी बात आती है कि वो कितनी राजनीतिक रूप से सजग होंगे। देखिए, जो राजनेता हैं हमारे, उनमें चाहे जितनी ही त्रुटियां हों, भारत का हर राजनेता सक्सेसफुल होने के लिए उसको अपने से विभिन्न तरह के लोगों से रोज उठना बैठना करना पड़ता है। अपने समुदाय, अपने क्लास, अपनी जाति, आप जिस परिवेश में बड़े हुए हों, जिस तरह के लोगों से आपका मिलना जुलना हुआ हो, उससे बिल्कुल अलग तरह के लोगों को समझना, दूसरों के नजरियों को अपनाना, दूसरे क्या चाहते हैं उसमें खास बात देखना, अपने परिवेश से बाहर आना, उसके लिए आपको राजनीति में कुछ साल, कुछ दशक बिताने पड़ेंगे। और यह जो एक खासियत है, यह सिर्फ राजनेताओं में होती है, जजेस में नहीं होती और ये आम तौर पे आम नागरिकों में नहीं होती। हमारे माता पिता जिस परिवेश में पले बड़े हैं, हम उन्हीं के दोस्तों के बेटे बेटियों से दोस्ती करते हैं। हमारे जो हम भाषी हैं उन्हीं के साथ हम भाषा बोलते हैं। हमारे जो क्लास के लोग हैं, हमारे जो समुदाय के लोग हैं, उन्हीं के साथ हम स्कूल जाते हैं, उन्हीं के साथ विवाह होता है। तो आम लोगों के लिए बिना राजनीति में समय बिताए दूसरे के नजरिए को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए यह जो मैं इसको एक मूर्खतापूर्ण आइडियलिज्म सोचूंगा कि अगर आप ये सोचें कि एक नागरिक जो बिना राजनीति में समय बिताए आप उसको देश का विधान बनाने की ताकत दे रहे हो, मेरे हिसाब से ये बहुत ही खराब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो होंगे। ये अलग बात है, कुछ देशों ने जो एक्सपेरिमेंट किया है रैंडम सिलेक्शन का, उन्होंने उनको विधान बनाने की ताकत ना देके एक इशू दिया है देश में। जैसे एक बहुत ही विवादित मसला, चाहे राम मंदिर का मसला ले लीजिए,
या कोई और मसला ले लीजिए। तो कुछ देशों ने क्या किया है कि रैंडम सिलेक्शन से एक असेंबली बनाई है, लोगों को बोला है कि आप इस मसले पर चर्चा करो और फिर अपने सजेशन दो। लेकिन वो अलग पद्धति है, उसमें आप 400-500 लोगों को जमा करो, उनको बोलो कि आप इस मसले के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप सलाह करो, सलाह मशवरा करो और महीनों तक करो और डिस्कशन करो, डिबेट करो। तो वो तो एक मुद्दे पर 400 लोग अगर 6 महीने बिताएं तो वह एक अच्छे सोल्यूशन पर आ सकते हैं और फिर वो सलाह दें और उसको राजनेता फिर सीरियसली लें। वो रैंडम सिलेक्शन की अलग पद्धति है। लेकिन आप रैंडम सिलेक्शन करके और हर मुद्दे पर आप बिना राजनीतिक परिपक्वता के, जैसे आपने कहा, और आप पावर दे दो, तो ये फिर जनता के लिए, मेरे ख्याल से जनता के हित की बात नहीं होगी। शुक्रिया तरुणाब। और इसी में अगर हम ऐड करें तो जो पूरा प्रोसेस है, आप कई नेताओं को देखें तो छात्र नेता के तौर पर वो शुरू करते हैं, आप हॉस्टल की मेस फीस, जैसे लालू प्रसाद यादव की अगर हम बात करें तो उनका जो पहला जो राजनीति में वो था, वो इस तरह शुरू हुआ कि पटना यूनिवर्सिटी में बस का आने जाने का जो फीस था आपने वहां से शुरू किया, और तब छात्र संघ की लड़ाई, फिर विधानसभा पार्षद चुनाव, इस तरह से करते करते आप जो भी पद पाते हैं। तो वो प्रोसेस जो खुद है नेता बनने तक का, उसमें भी बहुत खुद की उसकी लोकतंत्र में वैल्यू है। अगर हम हाल ही में बंगाल में इलेक्शन हुए, तृणमूल कांग्रेस का अगर मैं नारीवादी विचारधारा में बात करूं तो इस पर बहुत चर्चा है कि जो प्रोसेस है, जब जिस तरह कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं उसमें कैसे सुधार लाया जाए कि महिला कैंडिडेट ज्यादा खड़े हों, कि जो पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अंतर्गत किस तरह से सुधार लाया जाए कि महिला कैंडिडेट ज्यादा खड़े किए जाएं। जो प्रोसेस खुद है उसका अपने आप में लोकतंत्र में एक वैल्यू है। और जितनी भी राजनेताओं की समस्याएं रही है, जो सुधार है, जो चेंज है, वो भी इसी राजनीतिक प्रोसेस आएगा। और हम भारत का भी इतिहास देखें तो मुद्दों पे सरकारें गिरी हैं कई बार। जैसे अगर हम मंडल कमीशन की राजनीति देखें तो कई सरकारें बनी बिगड़ी कि क्या जो सामाजिक न्याय का जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसको किस तरह से देखा जाए। तो भले हम ये माने कि हमारे राजनेताओं में कमियां हैं, पर ये भी एक रियलिटी है कि भारत का बहुत सारा विकास इसी राजनीतिक प्रक्रिया और इन्हीं राजनेताओं के कारण हुआ है। इसी में जो एक जुड़ा हुआ सवाल है वो चुनावों में खर्चे का है कि एक बहुत बेसिक सी बात है कि अगर उसी में अगर किसी तरह का भ्रष्टाचार है, अगर मैं आज अगर मुझे इलेक्शन लड़ना है, मैं किसी से पैसा लेती हूँ, तो मैं अगर सत्ता में आऊंगी तो बिल्कुल मेरा प्रयास होगा कि मैंने जिससे पैसा लिया है मैं उसको फायदा पहुंचाऊं। तो जो भ्रष्टाचार का जो स्रोत है, कई बार उसे चुनावी धनराशि का, चुनाव के खर्चे का माना जाता है। कई राज्यों में जैसे लिमिट होती है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं, या सरकार ही वो खर्चा जो है, राज्य का जो पैसा है वो लगाया जाता है। भारत में हमने पिछले कुछ वर्षों में इलेक्टोरल बॉन्ड देखे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी जिन पर मामला चल रहा है, और जो पूरी तरह से जो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता है उसे खत्म करते हैं। आप 20,000 तक के से अगर नीचे की धनराशि आप देते हैं तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। और हमने पिछले कुछ वर्षों में सूचना के अधिकार को भी खत्म होते हुए देखा है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे जो स्कीम है वो शायद चुनावी धनराशि में पारदर्शिता को खत्म करती है और शायद चुनावी भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देती है। तो आप इन सब मुद्दों को जो आज की हमारी चर्चा रही है, जो सिस्टम रहे हैं चुनाव करने के, उनसे कैसे जोड़कर देखते हैं? धन्यवाद सुरभि। तो ये देखिए, ये जो रैंडम सिलेक्शन है जिसको सॉर्टेशन बोलते हैं, उसके जो एडवोकेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो शुरू हो, उनका एक बहुत भारी मकसद यही है कि चुनावों के कारण जो भ्रष्टाचार होता है वह खत्म हो जाए। आप चुनाव ही खत्म कर दोगे तो चुनावी भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा, पर वह सोल्यूशन नहीं है। चुनाव में भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, कम से कम हो सकता है, लेकिन चुनाव में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए कि अगर आप चुनाव में पैसा बोल रहा है और पैसे के बल पर आप चुनाव जीत रहे हो तो फिर वो लोकतंत्र नहीं रह गया। फिर पैसे से चुनाव खरीद रहे हो आप, तो वो लोकतंत्र, फिर उसकी परिभाषा आपको बदलनी पड़ेगी।
इसलिए चुनावी खर्चे पर पारदर्शिता और सीमा और एक समता बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस पर बहुत डिबेट हुआ है, बहुत देशों में हुआ है, और काफी देशों ने कैंपेन फाइनेंस जिसको बोलते हैं, इलेक्टोरल फाइनेंस में पारदर्शिता लाने में काफी सफलता हासिल की है। भारत में शुरू से ही भ्रष्टाचार काफी था चुनावी खर्चे पर, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स आने के बाद तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो रही सही पारदर्शिता थी वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने खत्म कर दिया। तो इसलिए इस मसले को बहुत ही जोर शोर से अब हमें चुनावी सफाई के लिए, साफ चुनाव हो उसके लिए उठाना पड़ेगा। और किसी पार्टी विशेष के पास बाकी पार्टियों के मुकाबले बहुत भारी धनराशि है, इस कारण वह चुनाव जीते तो हमारा लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है। और आप कोई भी लोकतांत्रिक पद्धति अपना लो, अगर आपके चुनाव में पैसा बोल रहा है तो आप लोकतांत्रिक नहीं हो सकते। तो इसलिए यह एक बड़ा मुद्दा है और उस पर बहुत गौर की जरूरत है और बाकी देशों से सीखने की भी जरूरत है। शुक्रिया प्रोफेसर खेतान, सुरभि, आप दोनों का आज के इस एपिसोड के लिए। आज के इस एपिसोड में हमने निर्वाचन व्यवस्था के ऊपर बात किया। आप हमारे सारे एपिसोड हमारे संविधान संवाद के पेज पर देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन हम हर बार इस वीडियो में देते हैं। आप इसे एप्पल पॉडकास्ट पे भी सुन सकते हैं, आप इसे स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं। हमारे ये सारे एपिसोड ऑडियो और वीडियो दोनों फॉर्म में उपलब्ध हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।